उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना या प्रतिबिंब का निर्माण। तो ध्यान देंगे बेटा, उत्तल दर्पण आपके दो प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, जिसमें दोनों ही प्रतिबिंब आभासी और सीधे होते हैं। कैसे होते हैं? आभासी और सीधे होते हैं। तो प्रतिबिंब के निर्माण के लिए बेटा सबसे पहले हम नियम देखेंगे। नियम क्या होते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के? नियम नंबर 1, पहला नियम देखेंगे बेटा। सबसे पहले हम उत्तल दर्पण बनाएंगे। उत्तल दर्पण कैसा होता है? जिसका परावर्तक तल कैसा हो? उभरा हुआ हो, यानी कि ये इसका परावर्तक तल होगा, जो उभरा हुआ भाग है, अंदर इसमें पॉलिश होगी, और इस पर हम मुख्य अक्ष बनाएंगे। मुख्य अक्ष डालने के बाद ये इसका फोकस होगा, और इसकी दोगुनी दूरी क्या होगी? इसका वक्रता केंद्र होगा। तो पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है बेटा, ध्यान देंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर, कैसे? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से इस प्रकार परावर्तित होती है जैसे फोकस से आ रही हो। जैसे कहां से आ रही हो? फोकस से आ रही हो। पहला नियम हो गया बेटा। दूसरा ध्यान देंगे, दूसरे नियम के लिए पहले दर्पण बनाएंगे। इसका मुख्य अक्ष, ये इसका फोकस हो गया, और इसका दोगुनी दूरी पर वक्रता के। दूसरा नियम कहता है कि फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। कहां चली जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तीसरा नियम देखेंगे बेटा। तीसरा नियम क्या कहता है? ये आपका उत्तल दर्पण हो गया, और ये इसका फोकस हो गया, और ये इसका वक्रता केंद्र हो गया। तीसरा नियम कहता है कि वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण, वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो ध्यान देंगे, पहला नियम क्या था आपका? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण इस प्रकार परावर्तित होती है जैसे फोकस से आ रही हो। देखो कैसा लग रहा है? जैसे फोकस से आ रही हो। एक दूसरा क्या है बेटा? दूसरा देखेंगे, जैसे कि दूसरा नियम कहता है कि फोकस की ओर आने वाली, देखिए प्रकाश किरण कैसे आ रही है? फोकस की ओर आती प्रतीत हो रही है। तो फोकस की ओर ना जाकर कहां चली जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है टकराकर। तीसरा नियम क्या कहता है? वक्रता केंद्र की ओर आने वाली, देखिए कहां आ रही है? वक्रता केंद्र की ओर। तो वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये आपके तीनों नियम हो गए। इसके बाद ध्यान देंगे इसका कैसे कैसे इसका प्रतिबिंब बनाएंगे। नंबर 1, वस्तु की स्थिति मान लीजिए कहां है? अनंत पर। तो आप लिखेंगे जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। कहां हो? अनंत पर स्थित हो। पहली स्थिति हो गई बेटा। तो चित्र बनाने के लिए क्या करेंगे आप? पहले उत्तल दर्पण बनाएंगे। क्या करेंगे? उत्तल दर्पण। तो ये आपका क्या है? एक उत्तल दर्पण हो गया। ये इसका परावर्तक तल हो गया जो भरा हुआ है, और ये इसका मुख्य अक्ष हो गया जिस पर ये फोकस हो गया आपका, और इसका दोगुना वक्रता केंद्र हो गया। ये इसका क्या है? अनंत है। तो हमने पहले स्थिति क्या बताई? वस्तु कहां हो? अनंत पर स्थित हो। तो अनंत पर आप जानते हैं जब भी अनंत पर वस्तु स्थित होती है तो प्रकाश किरण कैसे आती है? मुख्य अक्ष के समांतर आती है। तो यहां से प्रकाश किरण कैसे आएगी? मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। और मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आती है तो आप जानते हैं कैसे परावर्तित होती है? जैसे फोकस से आ रही हो। तो यहां से कैसे परावर्तित हो जाएगी? ये जैसे फोकस से आ रही हो। जैसे कहां से आ रही हो? फोकस से आ रही हो। अब प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कम से कम 2 परावर्तित किरणों की आवश्यकता होती है। तो यहां प्रतिबिंब एक किरण से नहीं बनेगा तो क्या करेंगे? दूसरी किरण भी कहां से लाएंगे? वस्तु अनंत पर है तो अनंत से ही आएगी। कहां से आएगी? अनंत से। तो नीचे से लाएंगे बेटा,
ये भी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आप जानते हैं कैसे जाती है, जैसे फोकस से आ रही हो। तो देखिए ये दोनों डॉटेड लाइन कहां मिल रही है, फोकस पर मिल रही है। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा, और कैसा बनेगा, बिंदु आकार का। तो बता देंगे बेटा इसके बारे में, प्रतिबिंब में क्या क्या बन रहा है। प्रतिबिंब सबसे पहले स्थिति, क्या स्थिति, तो स्थिति क्या होगी इसकी बेटा, कहां बन रहा है, फोकस पर। कहां बन रहा है, फोकस पर। दूसरा होता है बेटा इसका आकार, क्या होता है, आकार। तो आकार क्या है बेटा इसका, देखो बिंदु आकार, क्या है, बिंदु आकार। और तीसरा होता है इसका नेचर, यानी कि प्रकृति, क्या होता है, प्रकृति। तो प्रकृति कैसी है बेटा, तो देखो डॉटेड लाइन में हमने शो किया है, इसका मतलब क्या है, देखो यहां सबसे ज्यादा समझने वाली बात है कि जब ये प्रकाश किरण जा रही थी तो हमारा दर्पण बीच में आया, और दर्पण में एक साइड में क्या हो रहा है, पॉलिश हो रहा है, तो इसकी प्रकाश किरण जो है अंदर की तरफ प्रवेश नहीं करेगी, तो क्या होगा, ये परावर्तित होगी। जब प्रकाश किरण अंदर की तरफ प्रवेश नहीं कर रही है तो प्रकाश किरणें जो है वास्तव में एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, तो ये क्या आभासी रूप से मिल रही है, यानी काल्पनिक रूप से मिल रही है। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। और जब प्रतिबिंब आभासी होता है तो सीधा होता है, कैसा होता है, सीधा। तो आप लिख देंगे सीधा व आभासी, कैसा, सीधा व आभासी। ये आपका पहला इमेज हो गया। दूसरी इमेज देखेंगे बेटा, देखिएगा इसी को हम मिटा के बना देते हैं। दूसरी स्थिति क्या बनाएंगे, दूसरी स्थिति यानी कि ये आपका दर्पण पहले बना लेते हैं हम, उसके बाद स्थिति आपको समझाते हैं। तो देखिए ये दर्पण है आपका उत्तल दर्पण, क्या है, उत्तल दर्पण। ये इसका मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष ये इसका फोकस हो गया, और इसका दोगुना दूरी पर क्या हो गया, वक्रता के। तो देखिए अभी जो वस्तु थी आपकी कहां थी, अनंत पर थी, लेकिन दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, देखिए बेटा अब यहां से यहां तक कहीं पर भी रख सकते हैं, दर्पण और अनंत के बीच में। तो आप कह सकते हैं जब वस्तु दर्पण व अनंत के मध्य स्थित हो, कहां हो, मध्य स्थित हो। दूसरी स्थिति तो कहीं पर भी रख लो जहां आपका मन करे। मान लीजिए हम वस्तु को यहां रख लेते हैं, कहां रख लेते हैं, यहां। ये वस्तु ए हो गए, ये इसका सिरा बी हो गया। अब यहाँ वस्तु से आप जानते हैं प्रकाश किरण कैसे जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। तो यहाँ से प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। और आप जानते हैं नियम नंबर 1, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण कैसे जाती है, वापस जैसे फोकस से आ रही हो। कहां से आ रही हो, फोकस से आ रही हो। अब दूसरी प्रकाश किरण कहां से आएगी, वस्तु के सिरे से ही आएगी, लेकिन दूसरी आने के बाद जाएगी कहां, तो तीसरा नियम इस्तेमाल होगा बेटा इसमें। कौन सा, तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर, कहां, वक्रता केंद्र की ओर आ रही हो तो क्या होता है, बिना विचलित हुए उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो देखिए दोनों किरणें आपस में कहां काट रही है बेटा, फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में। कहां काट रही है, फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में काट रही है एक दूसरे को। तो जहां ये एक दूसरे को काट रही है प्रतिबिंब आपका वहीं बनेगा ए डैश और बी डैश। अब प्रतिबिंब के बारे में बताएंगे। सबसे पहला क्या बताते हैं बेटा, स्थिति बताते हैं। तो स्थिति क्या है, ध्रुव और फोकस के मध्य। तो आप लिख सकते हैं ध्रुव व फोकस के मध्य, दूसरा क्या बताएंगे बेटा, आकार बताएंगे। तो देखो वस्तु का आकार ये है और ये प्रतिबिंब का आकार हो गया। तो प्रतिबिंब कैसा है, वस्तु से छोटा। तो आप लिख देंगे वस्तु से छोटा।
तीसरा प्रकृति क्या है बेटा? तो प्रकृति में हमने बताया आपको कि जब प्रकाश कणें वास्तव में हकीकत में एक दूसरे से मिलती हैं तो कैसा होता है? वास्तविक होता है। और जब हम आभासी रूप से यानी काल्पनिक रूप से उन प्रकाश कणों को मिलाते हैं तो कैसा होता है? आभासी। तो ये कैसा है? आभासी। तो आप कर सकते हैं सीधा व आभासी, या फिर आप एक तरीके से और पहचान सकते हैं कि जब भी प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो आभासी होगा। कैसा होगा? आभासी होगा। और जब भी प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो कैसा होगा? वास्तविक होगा। तो याद रखने वाली चीजें बेटा, याद रखेंगे कि उत्तल दर्पण सदैव दो प्रतिबिंब बनाता है और दोनों ही सीधे और आभासी बनाता है। कैसे बनाता है? सीधे और आभासी। और दूसरी चीज कि दोनों ही प्रतिबिंब इसके द्वारा बनने वाले कैसे होते हैं? वस्तु से छोटे होते हैं। वस्तु से छोटे होते हैं। देखिए, एक सीधा और आभासी प्रतिबिंब आपका अवतल दर्पण भी बनाता है, लेकिन वो प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से बड़ा होता है। क्वेश्चन क्या बन जाता है कि अवतल दर्पण द्वारा आभासी व सीधा बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है, जबकि उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब सीधे व आभासी होते हैं परंतु वस्तु से छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? वस्तु से छोटे होते हैं। तो ये आपका हो गया बेटा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको इससे संबंधित न्यूमेरिकल कराएंगे।